नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। कानपुर देहात कांड अब सियासी संग्राम में बदल गया है। आज कांग्रेस ने इसे अहम मुद्दा बनाया और राजभवन के सामने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस से नोक-झोंक हुई। कांग्रेस के नेता इस बात पर अड़े हुए कि राजभवन में उन्हें प्रवेश दिया जाए, वो अपनी बात राज्यपाल से कहना चाहते हैं। दरअसल आज कांग्रेस ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा और कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं आया। इससे कांग्रेस का गुस्सा और बढ़ गया। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई लखनऊ मुख्यालय में और उसके बाद राजभवन की ओर पैदल मार्च किया गया और इस पैदल मार्च में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खाबरी, नसीमुद्दीन जैसे थे और जोरदार प्रदर्शन हुआ। लेकिन पुलिस भी थी अपने सुरक्षा व्यवस्था में और उसने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन विवाद होता रहा। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने भी पत्रकारों से वार्ता करते हुए इस कांड को बड़ा अहम बताया और ये कहा कि ये तो मानवता पर चोट है, मानव जगत के लिए कलंक है। और उन्होंने कहा कि प्रशासन तो पीड़ित परिवार को ही धमका रहा है, उन पर ही मुकदमे कर दिए गए, हिस्ट्री शीटर बता दिया गया। ये है प्रशासन का रवैया। मायावती भी आ गई सामने। तो उन्होंने कहा कि बुलडोजर की राजनीति निर्दोषों की जान ले रही है, निर्दोषों की जान ले रही है। उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इससे पीछे नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर कहा कि दोषियों को दंडित किया जाएगा। घटना बड़ी निंदनीय है, सर्वनाक है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो सियासी संग्राम एक ओर, दूसरी ओर आज जिलाधिकारी ने इस घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश कर दिए और इसकी जांच करेंगे अपर जिला मजिस्ट्रेट। उनके सुपुर्द कर दिया गया है कि वो जांच करें। 33 लोगों के खिलाफ मुकदमा हो ही चुका है, जिसमें एसडीएम भी है, कानून गो भी है, तहसीलदार भी है, एसएचओ भी है। लेकिन इस मामले को लेकर के बड़ा तनाव भी है। सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस तैनात है। पोस्टमार्टम हाउस में तो राज्य मंत्री पृथ्वीराज शुक्ला से ही नोक-झोंक हो गई। लोग अनर्गल आरोप लगाने की बात करने लगे और वहां पर पृथ्वीराज शुक्ला के पति भी थे, उनसे भी बहस हो गई। कहा तो बहुत कुछ जा रहा है कि मारपीट की नौबत आ गई, चप्पल फेंकी गई, यानी क्या क्या बात। लेकिन कुल मिलाकर के वहां पर भी तनाव का माहौल रहा। बिठूर में अंतिम संस्कार किया गया और इस अंतिम संस्कार में भी कमिश्नर, एसपी जैसे बड़े अधिकारी मौजूद रहे। एसपी ने तो बाकायदे कंधा दिया और सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई है ताकि कहीं कोई विवाद ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर गांव में इस सरकारी जमीन को लेकर के विवाद कहां से पैदा हो गया। जैसा कि पीड़ित कृष्ण गोपाल दीक्षित कहते हैं कि 100 साल से
मेरे पास कब्जा है, मेरे पूर्वज यहां रहते थे। तो कुल मिलाकर के जब आप इसकी कहानी देखेंगे तो ऐसे नहीं है कि प्रशासन चला गया अतिक्रमण हटवाने के लिए, नहीं नहीं नहीं। देखिए, प्रशासन भी जब कहीं कुछ करता है तो उसके पास कुछ शिकायत होती है, तब नहीं उसको कोई लेना देना नहीं। और 100 साल तक कब्जा था ही कृष्ण गोपाल दीक्षित का, कौन पूछने जा रहा था। लेकिन जब शिकवा हुई, शिकायत हुई, तब दरअसल गांव में 3 दीक्षित परिवार है। एक परिवार है कृष्ण गोपाल दीक्षित का, जिनकी पत्नी और बेटी की जान चली गई। दूसरा परिवार है सिपाही लाल दीक्षित का, जिनके 2 बेटे अनिल और अशोक इसमें नामजद हैं, मैंने उनके खिलाफ भी मुकदमा है। और तीसरा दीक्षित परिवार है गेंदालाल दीक्षित का, जिनके बेटे विशाल का भी नाम है रिपोर्ट में। तो ये 3 परिवार है। अब झगड़ा कहां शुरू हुआ जरा। दरअसल 0.657 हेक्टेयर जमीन है जिसका विवाद है। 0.657 हेक्टेयर सरकारी जमीन का विवाद, और इस जमीन पर 0.6000 पर कृष्ण गोपाल दीक्षित का 100 साल से कब्जा होने का दावा। माने कि अगर आप देखिए तो 57 हेक्टेयर जमीन बची, बाकी जो 600 हेक्टेयर जमीन है उस पर कृष्ण गोपाल दीक्षित का कब्जा, माने अधिकांश सरकारी जमीन पर कब्जा। अब कृष्ण गोपाल दीक्षित ने किया क्या कि इनके पूर्वजों ने इस सरकारी जमीन पर पेड़ बनवा रखे थे, खेतीबाड़ी हो रही थी। कृष्ण गोपाल दीक्षित ने क्या किया कि उन पेड़ों को कटवा दिया और उस पर अपना एक पक्का मकान बनवा दिया, रहने लगे। इसी मकान के पड़ोस में विशाल दीक्षित, मतलब जो गेंदालाल के बेटे हैं, उनका खेत है, और उनका खेत तरफ पीछे पड़ रहा था। अब इधर कुछ खेतों के दाम बढ़ गए, जमीन के दाम बढ़ गए, तो उन्होंने कहा हमको इसलिए अच्छे जमीन के दाम नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा खेत पीछे है। तो पहले उन्होंने प्रयास किया कि ये कब्जा वब्जा हटा, लेकिन जब उन्होंने सरकारी दस्तावेज खंगाले तो देखा कि अरे कृष्ण गोपाल दीक्षित तो सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। बस क्या उनको एक हथियार मिल गया और वो प्रशासन की सरहद पे चले गए। लेखपाल, एसडीएम जैसा अपना प्रभाव डलवा करके विशाल दीक्षित ने ऑर्डर करवा दिया कि इंक्रोचमेंट हटाया जाए, या अवैध कब्जा है। 14 जनवरी को बाकायदे मकान को बुलडोजर से ढा दिया गया, लेकिन कृष्ण गोपाल दीक्षित ने वहां पर कब्जा नहीं छोड़ा, झोपड़ी बना करके रहने लगे। 27 जनवरी को विशाल ने प्रशासन को एक पत्र और लिखा और कहा कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण पूरी तरीके से हटा नहीं है और वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की जा रही है, मंदिर बनवाया जा रहा है चबूतरे पर। खैर, फिर लिखा पढ़ी हुई और उसके बाद 13 फरवरी को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, जिसमें कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी और बेटी की बुलडोजर एक्शन में जान चली गई।
लेकिन सवाल ये उठता है कि विशाल दीक्षित का बात है, ये अशोक दीक्षित और अनिल दीक्षित का क्या मामला था? दरअसल 10 साल पहले विशाल दीक्षित तो अपना खेत चाहते थे कि सड़क के बिल्कुल किनारे आ जाए तो कब्जा हटे और हमारे खेत की जो है कीमत बढ़ जाए। लेकिन अशोक दीक्षित ने 10 साल पहले इसी सरकारी जमीन के एक पार्ट का पट्टा अपनी बहन के नाम करवा लिया था, मिली भगत से, प्रशासन से मिल करके जो ये सरकारी जमीन थी इसका एक पट्टा, एक भाग का पट्टा अपनी बहन के नाम करवा लिया। और तब से वो लगातार ये प्रयास करते रहे कि उनकी बहन का मकान बन जाए। इस बात को लेकर के भी कृष्ण गोपाल दीक्षित और अशोक दीक्षित, पहले जिनके पिता सिपाही लाल दीक्षित है, उनसे विवाद होता रहा। लेकिन जब अशोक दीक्षित ने ये देखा कि विशाल दीक्षित तो इतना आगे बढ़ गए हैं, इन्होंने तो इंक्रोचमेंट गिरवा दिया, उनका मकान गिरवा दिया, तो फिर क्या था, अशोक दीक्षित ने भी उनको सहयोग करना शुरू कर दिया और ये सोचा कि बस अब इसी में ये सब निपट जाएंगे और हमारी बहन का मकान भी बन जाएगा। और उन्होंने उसमें भरपूर सहयोग किया, अधिकारियों को लाने में, ले जाने में, और जो कुछ आप जानते हैं कि क्या सुविधा शुल्क, क्या कैसे पैरवी होती है, ये सब कुछ तेजी के साथ हुआ। तो ये जो 3 परिवारों का झगड़ा था, 3 परिवारों का झगड़ा, ये 3 परिवारों का झगड़ा बुलडोजर एक्शन में बदला और जिसमें एक महिला और उसकी बेटी की जान चली गई। ये है पूरा किस्सा। अब मजिस्ट्रेटी जांच होगी। मजिस्ट्रेटी जांच पर सामान्यतः लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि तो प्रशासनिक जांच होती है, उसमें क्या बात है। लेकिन मुकदमा कायम हुआ है, जांच होगी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस पर जो है, जैसा कि ब्रजेश पाठक कहते हैं कि ऐसी कार्रवाई कराऊंगा कि पुश्ते याद रखेंगी। अब देखना ये है कि कैसी कार्रवाई होती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कुल मिलाकर के मामला क्या है। कल त्रिपुरा में मतदान होगा। त्रिपुरा में 60 सीटें हैं, 259 प्रत्याशी मैदान में। बात बड़ी क्या है? बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है और वो अभी हाल में 2018 के चुनाव में बनी थी, जिसमें विपल देव मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन 4 साल तक शासन चला, आला कमान संतुष्ट नहीं रहा और उनकी जगह पर मालिक शाह को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इससे जरा थोड़ी सी भाजपा की छप्पन जो है बट्टा लगा। लेकिन भाजपा के लिए चुनौतियां और बढ़ गई। क्यों? अभी तक तो लेफ्ट घेराबंदी करती थी, कांग्रेस करती थी। पिछले चुनाव में तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एक निर्दलीय को समर्थन दिया है, वहीं दूसरी ओर लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर के 56 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी में समर्थन दे दिया 4 पर। लेकिन बात यहीं तक नहीं सीमित हुई। बात यहां पर यह स्थिति बन गई है कि यहां पर त्रिपुरा का एक शाही वंश है जिसने एक अपनी पार्टी बना दी, एक टिपरा, और इस टिपरा पार्टी के माध्यम से 48 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। टीएमसी ने भी अपनी दखलंदाजी करके 28 प्रत्याशी उतार दिए। तो इस तरीके से भाजपा की कड़ी जो है चुनौती हो गई है और भाजपा
इस चुनौती से कैसे निकलेगी ये देखने की बात है, क्योंकि एक लंबे समय बाद त्रिपुरा में कब्जा हुआ था और हालात फिर वैसे ही हो रहे हैं। यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ऐसा संकेत मिला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि लखनऊ का नाम फिलहाल बदलेगा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल पर कहा कि लखनऊ का एक ऐतिहासिक और पौराणिक इतिहास है, उसका महत्व है, वो एक धरोहर है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर नाम बदलना होगा तो दमदारी से कभी बदल देंगे, लेकिन फिलहाल लखनऊ नाम है, लखनऊ ही नाम है। जब उनसे पूछा गया कि आपके डिप्टी सीएम तो लाखन पासी का नाम बताते हैं, उन्होंने कहा ठीक है, लाखन पासी एक पराक्रमी राजा थे, बिजली पासी भी पराक्रमी राजा थे। और उन्होंने ये भी कहा कि बेगम जहरत महल का भी 1857 की क्रांति में महान योगदान था। तो इतिहास बहुत पुराना है, इससे पहले का भी इतिहास है। तो इसलिए अब लगता है कि जो लखनऊ का नाम बदलने का जो पत्राचार, राष्ट्रपति का संबोधन, वो सब फिलहाल ठंडे बस्ते में चला। दूसरी बात ये भी है कि बाहुबली की फैमिली 3 जिलों में, बल्कि यूं कहिए कि 3 जेलों में अपना ठिकाना बना चुकी है। बाहुबली माने मुख्तार अंसारी की फैमिली। अब मुख्तार अंसारी बांदा में है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, अधिकारियों पर गाज भी गिर चुकी है, कैमरे लगे हैं, 150 पीएसी के जवान लगा दिए गए। तो मुख्तार अंसारी बांदा जेल में, उनके बेटे कल तक चित्रकूट जेल में थे, तो जहां से उनको ट्रांसफर करके कासगंज जेल में भेज दिया गया है। तो उनका ठिकाना बेटे का कासगंज जेल, पिता का बांदा और बेटे का कासगंज, और बहू निकहत का ठिकाना फिलहाल चित्रकूट जेल ही है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था गैर कानूनी तरीके से मिलने, अधिकारियों को प्रभावित करने, गिफ्ट देने के मामले में। और सुना तो यह है कि अब अब्बास और निकहत पर ईडी की भी नजर पड़ गई है, ईडी भी बहुत कार्रवाई करने जा रही है। तो अगर आप देखिए तो ईडी की भी नजर, माने मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। तो अब्बास का ठिकाना कासगंज जेल, उनके पिता का ठिकाना बांदा जेल और पत्नी का ठिकाना चित्रकूट जेल। और ईडी की जो है घेराबंदी, प्रशासन चुस्त रहे, पुलिस का विश्वास जनता में पैदा हो, इसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इसी के तहत आज 37 एडिशनल एसपीज के तबादले किए गए, 37। और इनमें जितने भी तेज तर्रार एडिशनल एसपी थे, उनकी तैनाती प्रमुख शहरों में की गई है, प्रशासन के पदों पर की गई है। और इस बात के लगातार प्रयास चल रहे हैं कि प्रशासन को चुस्त बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर बीबीसी दफ्तर में आईटी का सर्वे जारी है और ये कहा जा रहा है कि इस सर्वे का मुख्य कारण एक कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है, और इसका पर्दाफाश करने के लिए इंटरनेशनल टैक्स को लेकर के
सर्वे में लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन आईटी के अधिकारी और कर्मचारी टस से मस नहीं हो रहे हैं। बीबीसी ने भी अपने कर्मचारियों से कह दिया कि जो उनकी पर्सनल इनकम है उसका ब्यौरा दे दें। उन्होंने यह भी कह दिया कि हमारी जो प्रसारण है, हमारी जो न्यूज है, वो सब चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुल मिलाकर के बीबीसी पर जो इस तरीके की कार्रवाई हुई है, ये महज एक संयोग मत कहिए कि भाई वो उसी समय डॉक्यूमेंट्री आती है और उसके बाद ना आना। इसके पीछे एक कोई बहुत बड़ी रणनीति भी समझ में आती है। क्या वास्तव में ये सब कुछ 2024 के मद्देनजर हो रहा है? क्या वास्तव में 2024 के मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार को घेरने के लिए नाना प्रकार के जो यत्न किए जा रहे हैं, उसमें क्या बीबीसी को भी हथियार बनाने का प्रयास किया गया या हथियार बने? इसका खुलासा तो बाद में होगा, लेकिन देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।